हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक पेपर डिस्कशन लेकर आए हैं जिसका नाम है फाउंडेशन। टेस्ट नंबर 16 है आपका। और आज जो हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं 45 क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। आई होप आप सभी का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि फुल सिलेबस 11th का पूछा गया था, तो यानी कि सारे चैप्टर्स उसमें कवर हो गए होंगे और सारे चैप्टर इसी बहाने रिवाइज भी हो गए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का पेपर डिस्कशन विद मिशन 2026 के साथ, जिसमें हमारे सर का मानना है और हम सब का मानना है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मिशन के तहत। आज आपका जो केमिस्ट्री का टेस्ट होने वाला है 9 फरवरी को 2025, जिसमें आपका जो टेस्ट नंबर है ये कौन सा है? 16 है, फुल सिलेबस है। ठीक है, फुल सिलेबस होगा। अब बात करें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपका मोल कंसेप्ट से पूछा गया है। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मोल कंसेप्ट से है। टॉपिक क्या है? जहाँ पर आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं। आपके 4-5 लॉज दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तो उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है ये पैराग्राफ? इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन to form more than one compound, the masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। इस लॉ को क्या बोलते हैं? इस लॉ को क्या बोलेंगे? सबसे पहले समझते हैं क्या बोल रहा है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, माना मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही कंपाउंड बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे n नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं जो बना सकते हैं। जैसे कि आप बात कर सकते हो फर्स्ट में NO और NO2 हो सकता है, इस तरह का कंपाउंड। अब ये कह रहा है कि जब वो कंबाइन करते हैं तो उनके फिक्स्ड मास कंबाइन करते हैं। ठीक, अदर एलिमेंट का जो मास होता है, अगर इसी के रेस्पेक्ट में हम अदर एलिमेंट के मास को देखें, जैसे नाइट्रोजन का सेम रख लें और ऑक्सीजन को देखें, तो वो हमेशा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होंगे, लाइक 1 2 3 में आएंगे। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं किस तरह से होगा। मान लो अगर यहाँ पर नाइट्रोजन का फर्स्ट यहाँ पर कितना हो गया 14, यहाँ पर कितना हो गया 16, ठीक, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर कितना हो गया 32। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसका मास एज इट इज है। ठीक है, सेकेंड वाला जो मास है उसमें देखो 16 1 जा 16, 2 जा 32, तो 1:2 में आ गया ना, सिंपलेस्ट होल नंबर में। यही ये कहना चाह रहा था। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल प्रपोर्शंस लॉ, यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर डेफिनेट प्रपोर्शंस का मतलब क्या है? यानी कि याद करो, डेफिनेट प्रपोर्शंस में हम अगर वाटर की बात कर ले, वाटर अगर आप कहीं का भी यूज कर रहे हो तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, यानी कि 2 H और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द यूनिवर्स ये सेम रहेगा। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा साइंटिस्ट ने 2 सैंपल भी लिए थे। सिंथेटिक सैंपल लिया था एक कैसा लिया था? नेचुरल सैंपल लिया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका मास कंजर्व रहता है। ठीक है, जो आपके रिएक्टेंट साइड मास आपने यूज किया है वही मास प्रोडक्ट साइड आपको एज इट इज मिलता है। तो ये क्या कर रहा है? पूरे के पूरे रिएक्शन में मास क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अवोगाद्रो लॉ जो था, उन्होंने क्या बोला था कि अगर 2 कंटेनर है, मान लो उसमें सेम नंबर ऑफ हमने पार्टिकल्स, वॉल्यूम सेम रखा, ठीक है, वो जो कंटेनर हैं उनके वॉल्यूम सेम रखे, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे वहां पर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सेम होंगे, पार्टिकल सेम है अगर, तो ये हो गया एवोगाद्रो लॉ। आंसर क्या है? मल्टीपल प्रपोर्शंस का। तो आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ 500 ml ऑफ 5 molar solutions is diluted to 1500 ml, the molarity of the resultant solution। रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो बन रहा होगा उसकी मोलारिटी क्या है? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 क्या गिवन है? 5 मोलर। V1 क्या गिवन है? 500 ml इज इक्वल्स टू
M2 पूछा गया है, यानी कि रिजल्टेंट जो मोलैरिटी होगी वो पूछी जा रही है। V2 क्या दे रखा है यहाँ पर 1500। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 5 इंटू 500, ये अपॉन में आ गया, क्या हो गया 1500। यहां से हम M2 फाइंड आउट कर लेंगे, ये कट गया, कितना हो गया 25 डिवाइड बाय 15 इज M2। ठीक है, अब M2 का जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसे और डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 1.66 m, यानी कि जो रिजल्टेंट मोलैरिटी है वो है 1.66 m। आंसर क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 48 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्क द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग दैट कंटेन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। इस टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए थे रिसेंटली। ठीक है, यहां पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स बताओ। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर एक एक करके हम फॉर्मूला यूज करें n = W/m, एज वेल एज दूसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा, n = n/na। n नंबर ऑफ एंटिटीज में क्या क्या आ गए, एटम्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, आयंस आ गए। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो एक एक करके इन फॉर्मूलों का यूज करो। फर्स्ट के लिए देखो 4 ग्राम दे रखा है, हीलियम का 4 होता है, यानी कि 4/4 = 1। ठीक, 1 Na आ गया। अगर यहाँ पर आप 1 रखोगे इट मीन्स n कितना आया 1 Na। Na की अगर वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया 1 Na। सेकेंड के लिए फाइंड आउट करो इसी तरह, 46 ग्राम ऑफ Na दे रखा है यहाँ पर, यानी कि सोडियम दे रखा है। एक्चुअल में इसका वेट कितना होता है 23 होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टली Na से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2Na। कितना आ गया 2Na आ गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 0.40 अपॉन कैल्शियम का मास कितना होता है 40 होता है। ठीक, इंटू Na कर दो। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, जब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर इतना तो पता है इन सबसे वैल्यूज कम मिल रही होंगी। ठीक है, फोर्थ का देखो, अगर यहाँ पर फोर्थ क्या है, हीलियम की बात करी गई है, 12 ग्राम ऑलरेडी दे रखा है। हीलियम का मास कितना हो गया यहाँ पर 4, तो ये इंटू Na कर दो, कितना हो गया 3Na। यानी कि अगर आप चारों ऑप्शंस में देखो तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किस में है, फोर्थ ऑप्शन में है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कितने हैं 3Na। Na का भी अगर आप वैल्यू रख दोगे तब भी वो हाईएस्ट ही होगा। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। कॉलम ए यहाँ पर आपको वैल्यूज दे रखी हैं, कॉलम 2 में आपको मोल्स दे रखे हैं कि अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे तो ये इतने मोल्स आने चाहिए। अब देखो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को यानी कि एक किसी ऑप्शन को देखेंगे, अगर हमारा सीक्वेंस मैच कर रहा है तो हम उसी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। लेकिन एक वो जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपको कंफर्म्ड पता होना चाहिए। अब जैसे पहला वाला अगर हम एक क्रॉस चेक करें, ठीक है, क्या कह रहा है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके कितने मोल हैं आपको बताने हैं। तो सिंपल, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने फॉर्मूला यूज किया था सेम, क्या करोगे, W ऑलरेडी दे रखा है 88 ग्राम, M कितना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 होता है, कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि आंसर आना चाहिए 2 मोल। A का सेकंड अपने ऑप्शंस में देखो कहां पर है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो पहले ही ऑप्शन में आपको A का सेकंड मिल गया, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में कहीं पर भी ये सेम नहीं हो रहा। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ना, ये इसकी इस तरह से वैल्यूज हैं। ठीक है, सेम ये फॉलो कर रही हैं। क्लियर, तो आंसर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम। अब लिथियम में देखो रिप्रेजेंटेशन भी करी गई है 3 और 6 की। अब बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ, एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। लिथियम का
एटॉमिक नंबर और ये क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं इज 3। इसे हम प्रोटॉन्स का भी नंबर बोल सकते हैं एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन इस पर लिथियम पर कोई चार्ज नहीं है, तब तक ही इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन के बराबर होंगे। अगर चार्ज आ गया इट मीन्स एक चार्ज आ गया पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तब ये नंबर, तब ये वैल्यू सेम नहीं होगी, याद रखना। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये भी 3 हो गया। अब हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज तो पता चल गई, कितनी कितनी आ गई। सीक्वेंस भी भूलना नहीं है, प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है, देन इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन हमें 3 पता चल गया, इलेक्ट्रॉन हमें 3 पता चल गया। देखो कोई ऐसा सीक्वेंस बन रहा है जिसमें हमें ये पता चल रहा हो। देखो फर्स्ट ऑप्शन में एक सीक्वेंस बना, सेकेंड ऑप्शन में सीक्वेंस नहीं बन रहा है, इट मीन्स ये गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर्थ में भी सीक्वेंस बन रहा है। तो अब हमें मैच किसे करवाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को हमें मैच करवाना पड़ेगा। पूछा क्या गया है, सेकेंड थिंग पूछी गई है न्यूट्रॉन्स बताओ। न्यूट्रॉन्स के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, A = P + N। हम लोग एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन ऑलरेडी आपको पता है 3, एटॉमिक मास आपको ऑलरेडी पता है 6, N कितना आ जाएगा, N आ जाएगा 3। N कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर यानी कि न्यूट्रॉन्स भी 3 हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एज इट इज इन्होंने क्या रख दिया, एटॉमिक मास रख दिया। ठीक है, चलो तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 7 × 10⁻14। यानी कि ये हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 × 10⁻14। मोल्स दे रखे हैं, n बराबर 2 मोल्स ऑफ फोटोन दे रखे हैं। एनर्जी पूछी जा रही है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इनमें एनर्जी का पूछा जा रहा है। E = h/nu आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला, h प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻32। ठीक, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 7 × 10⁻14। आप क्या करो, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर -34 होती। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 4.63 इनटू पावर माइनस कर दो 34 - 14। यहाँ पर कितना आ गया आपका 20 आएगा, ये हो जाएगा 10⁻- 19। ठीक, अभी तो आपको एनर्जी पता चली है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मोल ऑफ फोटोन की एनर्जी बताओ, किसकी, 2 मोल। तो 2 मोल के लिए क्या करोगे, इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 मोल से। ठीक, तो इसी में ही आगे अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो 2 × मोल के लिए अगर Na की वैल्यू लिखोगे 6.022 × 10⁻23। अब फाइनल अगर आप आंसर निकालोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 558। यानी कि 2 मोल ऑफ फोटोन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 558। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर, इतना समझ में आया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन जो है ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, कॉलम 1 में वैल्यू ऑफ L दे रखी है, यानी कि L की वैल्यू दे रखी है। कॉलम 2 में सबशेल्स के नोटेशंस दे रखे हैं। अब L की वैल्यू आपको पता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है। सबशेल इसके लिए क्या होते हैं, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F। मैच कर दो, 0 है S से मैच कर दो, 1 है P से मैच कर दो, 2 है D से मैच कर दो, 3 है F से मैच कर दो। ठीक है, आप देख लो ऑप्शन इन सीक्वेंस में कहाँ पर है, A का सेकेंड। अब देखो A का सेकेंड 2 जगह है तो हमें दोनों जगह मैच करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ में। फिर B का कौन सा है, B का फोर्थ। ठीक, B का फोर्थ अब देखो कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन में तो B का थर्ड है, यानी कि ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया क्योंकि यही है जो B का फोर्थ हमें बता रहा है। आगे के मैच करने हैं क्रॉस चेक करने के लिए,
तो 2 का फर्स्ट, यहाँ पर सी का फर्स्ट होना चाहिए, डी का थर्ड होना चाहिए, जो कि है। तो यानी कि कंफर्म्ड अब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। 53 नंबर का क्वेश्चन असर्शन और रीजन टाइप का है। असर्शन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल इज 1, यानी कि जो स्फेरिकल नोड्स के नंबर होते हैं 3p ऑर्बिटल के लिए कितने होते हैं, 1। चलो इसे चेक करके देखते हैं। स्फेरिकल नोड के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1। ठीक, 3p के लिए अगर हमें देखना है तो ये तो n हो गया 3, माइनस p की अगर हम बात करें तो l के लिए अभी अभी आपने वैल्यू निकाली है 1 होता है, माइनस 1 रख दिया। कितना आया, 3 माइनस 2 आया, यानी कि 1। क्या बन गया, 1 बन गया। तो असर्शन जो बोल रहा है वो तो सही बोल रहा है कि वैल्यू जो है 3p की वो 1 है। असर्शन इज ट्रू। अब इसका रीजन भी दिया जा रहा है। रीजन क्या बोल रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स बराबर l फॉर ऑर्बिटल l इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, जो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, ना कि l। तो यहाँ से रीजन गलत हो जाता है। रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के लिए असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ऑप्शंस देखो अब जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट गलत होता है, सेकेंड भी गलत, थर्ड कह रहा है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्लियर, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर फोर्थ कह रहा है बोथ आर फॉल्स, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग का है। इसमें क्या है, कॉलम ए में आपको क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, कॉलम बी में, जो कॉलम बी है यहाँ पर, इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो क्वांटम नंबर होते हैं वो क्या इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बताते हैं। जैसे कि कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, या स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, या शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। अगर हम सबसे इजी देखना चाहें कि इसमें सबसे इजी जो हमें आंसर के और करीब पहुंचा सकता है वो कौन सा होगा, हम सबको पता है जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, यानी कि जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। क्या होती है उसकी स्पिन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस हाफ। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमें पता चल गया कि डी का थर्ड होगा। अब मैच करो डी का थर्ड कहां पर है। अगर आप इन सीक्वेंस में देखोगे तो डी का थर्ड केवल और केवल एक ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में डी का थर्ड नहीं है। और ये टॉपिक जो है, यानी कि जो हमारा टर्म है, ये इसके लिए भी हम कंफर्म्ड है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आंसर हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बाकी के भी आप मैच करना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी बताती है और ऑर्बिटल का साइज बताती है। ठीक, तो ए का सेकंड हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमें शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन बताएगा। क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। क्लियर, ऑर्बिटल का। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग का है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनकी एटॉमिक रेडियाई दे रखी है, जो कि पिकोमीटर में है, जो कि किस में है, पिकोमीटर में है। अब ये बोल रहा है कि आपको सही करेक्ट मैच करना है। अब देखो, अगर इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखो तो ये सारे एलिमेंट्स आपके सेकेंड पीरियड के हैं। ये सारे एलिमेंट्स सेकेंड पीरियड के हैं। अच्छा, सेकेंड पीरियड में कौन कौन होता है अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो लिथियम हो गया, ठीक, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आगे आपके इनर्ट गैसेस। अब देखो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन, यानी कि ये 4 दे रखे हैं। ये 4 के लिए एटॉमिक रेडियाई पूछी जा रही है।
जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स की अगर हम बात करें, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो यहाँ पर ये डिक्रीज होती है, बट अगर हम इस तरह चलें तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुई। अब इसी हिसाब से देख लो, ऑक्सीजन की सबसे कम होनी चाहिए, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन। अब वैल्यूज को मैच कर लो, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होनी चाहिए, बोरॉन की होनी चाहिए, यानी कि सी का फर्स्ट। सबसे उससे कम कार्बन की अगर आप देखो तो उसके बाद कौन है, फोर्थ है, ठीक। फिर उसके बाद आता है कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की सबसे कम होगी यानी कि 66, नाइट्रोजन की 74। मैच कर लो अब इसे। ए का थर्ड किस में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये सारे एलिमेंट्स आपके सेकेंड पीरियड के हैं, ठीक है। लिथियम के अगर यहाँ पर आप सीक्वेंस भी देखोगे ना तो इस तरह से सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट 56 नंबर का क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। रीजन इसका दिया जा रहा है कि जो साइज ऑफ द एटम होता है इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन ग्रुप एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, हमें पता है ग्रुप में जब हम नीचे की साइड जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता जाता है, और जब एटम का साइज बढ़ रहा है तो वो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस से दूर होगा। तो वहां पर अगर हम एटम या किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहें तो वो बहुत इजीली ऐड हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन अ ग्रुप। रीजन यहाँ पर करेक्ट बोल रहा है, यानी कि रीजन भी यही है कि जब हम न्यूक्लियस से दूर हैं तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होती जाती है एज वी गो डाउन इन द ग्रुप, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 57 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सोडियम दे रखा है, मैग्नीशियम दे रखा है, फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है। कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई। अब देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम। देखते हैं, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम प्लस है, मैग्नीशियम +2, फिर क्या है फ्लोरीन माइनस और O2 माइनस है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सोडियम के पास 11 थे इलेक्ट्रॉन, 1 निकल गया, 10 बचा। मैग्नीशियम के पास 12 थे, 2 निकल गए, 10 बचे। फ्लोरीन के पास 9 होते हैं, 1 मिल गया, 10 हो गए। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 2 मिल गए, 10 हो गए। ये लग रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इनकी रेडियाई का आपको ऑर्डर बताना है। जब हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक या चार्ज वाली जो रेडियाई होती है, आयनिक रेडियाई, जब हम इनकी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालते हैं तो जिसपे जितना प्लस चार्ज होता है वो उतना ही छोटा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन निकल गया जाहिर सी बात है उसका साइज कम हो गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया साइज बढ़ गया, ठीक। तो यहाँ पर सबसे कम किसका होगा, मैग्नीशियम का, फिर सोडियम, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, अब इस हिसाब से अगर देखोगे तो आंसर क्या हो गया, डिक्रीजिंग पूछ रहा है या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग पूछ रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो ये है, मैच कर लो ऑप्शन कौन सा है जो मैच हो रहा है इस सीक्वेंस से। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन की अगर बात करो तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लग रहा है जो कि राइट है। मैग्नीशियम +2 है, सोडियम है, फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन माइनस है, ठीक है। क्लियर। यहां पर 2 माइनस इस तरह से होगा, O2 नहीं होगा, ठीक है। डन, समझ आया। नेक्स्ट, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट एन एक्टिनोइड्स। यानी कि इन 4 एलिमेंट्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक्टिनोइड नहीं है, ठीक। अगर हम F ब्लॉक की बात करें, F ब्लॉक में 2 सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड
और एक्टेनॉइड, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टेनॉइड होती है। यहां पर अगर हम क्यूरियम की बात करें, क्यूरियम आपका एक्टेनॉइड से बिलोंग करता है, इसका एटॉमिक नंबर 96 होता है। कैलिफोर्नियम ये भी एक्टेनॉइड से बिलोंग करता है, यूरेनियम भी बिलोंग करता है, सीरियम से स्टार्ट होता है ना एक्टेनॉइड। उसके बाद टर्बियम की अगर हम बात करें, टर्बियम लेंथेनॉइड से बिलोंग करता है, ना कि एक्टेनॉइड से, ठीक है। टर्बियम कहां से बिलोंग करता है? लेंथेनॉइड से। तो यही क्या हो गया आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन कह रहा था कि कौन है जो एक्टेनॉइड से बिलोंग नहीं करता है। बाकी के 3 तो एक्टेनॉइड से बिलोंग करते हैं, बट टर्बियम बिलोंग नहीं करता है। क्लियर? तो 4th ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट द करेक्ट लुईस सिंबल फॉर द एटम कार्बन अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पर ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन, ठीक, ये पूछ रहा है कि जो कार्बन है उसके लिए लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा, लुईस सिंबल क्या होगा। तो हम लोग लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं? कार्बन की अगर बात करो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। अगर आप कन्फिग्रेशन देखोगे तो 2,4 होता है। तो यानी कि आउटर मोस्ट जो इसका शेल है वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जब लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखोगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से रखोगे। तो दिस इज द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि कार्बन के लिए सही लुईस स्ट्रक्चर है ये। 3rd ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ NaCl। NaCl की लेटिस एनर्जी की वैल्यू एनसीईआरटी में आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दे रखी है, जहां पर लेटिस एनर्जी पढ़ाई जा रही है केमिकल बॉन्डिंग में, वहां पर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये आपको दे रखी है। कितनी होती है? 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो पता होगा भाई कितनी होती है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? 788 होती है। कितनी होती है? 788 किलो जूल पर मोल। याद रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कभी तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। चलो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO। CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, यहाँ पर कितने हैं? 6 हैं। ऑक्सीजन में कितने हैं? 8 हैं, यानी कि कितने हो गए? 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हम सबको पता है कितना होता है? 3 होता है। इससे ऊपर जाएंगे तो 1.5 कम होता जाता है, इससे नीचे जाएंगे तो 0.5 कम होता जाता है, ठीक। लेकिन अगर यही CO प्लस के लिए बोल दिया जाता तो ये एक्सेप्शन बन जाती, ठीक है। यहाँ पर पूछा है CO के लिए सिर्फ, तो कितना आ गया? 3 इज द राइट आंसर। CO की बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई? 3 हो गई। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 62 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, मॉलिक्यूल दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो, बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी या जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है तो उसे क्या जरूरत है ना, तो बॉन्ड वहां पर ये बना सकता है लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन। बट हीलियम का ऑक्टेट तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, हीलियम के पास तो ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कैसा है? एक इनर्ट गैस है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा? दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अकॉर्डिंग टू MOT से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो He2 जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर किसी भी तरह हमने बना भी लिया तो ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर का क्या बोल रहा है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ आपको कंपाउंड्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनके शेप और ज्योमेट्री दे रखी है। आपको पहचानना है अब कि कौन सा राइट आंसर होगा। अगर हम PCl5 की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम PCl5 की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो फॉस्फोरस के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों ही कंबाइन कर रहे हैं, तो कितना बन गया? sp3d। sp3d के लिए अगर आप देखोगे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। फोर्थ, ए का फोर्थ देखो कहां पर है, 2 जगह है, यानी कि अगर हम इनमें से थर्ड को देख लें, BRF5 या BF3 को देख लो तो आपको आंसर एग्जैक्ट पता चल जाएगा। BF3 की अगर बात करो,
BF3NH3 की तरह कुछ लग रहा है कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बोरॉन है और फ्लोरीन है। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 5 होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। एक इसने फ्लोरीन को दे दिया, 3 बॉन्ड बन गए। कितना बन गया यहाँ पर, इसकी अगर आप ज्योमेट्री की बात करोगे क्या आ जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि D का सेकेंड हो गया, D का सेकेंड। SF6 की ऑक्टाहेड्रल होती है, BRF5 का स्क्वायर पिरामिडल होता है। अब मैच कर लो, PCl5 यानी कि A का फोर्थ दोनों में है। BF3 हमने फाइंड आउट किया था, यानी कि D का सेकेंड किस में है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग आर। ए स्टेटमेंट बोल रहा है कि NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state। अब देखो पूरा का पूरा स्टेटमेंट तो सही था अभी तक, लेकिन जहां पर इसने ये बोल दिया कि सॉलिड स्टेट में, ठीक, तो कह रहा है सॉलिड स्टेट में ये गुड कंडक्टर का काम करता है। गुड कंडक्टर का काम तो तभी करेगा जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट में तो मिल नहीं सकते। कब मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में। तो यानी कि स्टेटमेंट सिर्फ इस लाइन की वजह से गलत हो गया। ठीक है, और पूछा भी यही गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो पूछा गया था, यानी कि ये तो सही ऑप्शन हो गया। फिर सेकंड कह रहा है कि इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस होता है वो उनके एटम्स में नहीं होता है, किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स में होता है। किस में होता है, इलेक्ट्रॉन्स में होता है। तो ये भी यहाँ पर गलत हुआ, यानी कि आंसर तो राइट हुआ ना, क्योंकि इनकरेक्ट ही तो पूछा था। ये भी राइट हुआ। सी कह रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन प्योर ऑर्बिटल्स। अगर हम दो प्योर ऑर्बिटल्स को मिला दें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। अब ये कह रहा है ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, जो कि सही चीज है। ठीक, तो ये इनकरेक्ट नहीं है। डी क्या कह रहा है, वेस्पर थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XeF4। ये भी सही है। ठीक, तो इनकरेक्ट की अगर बात करोगे तो ए एंड बी ओनली, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 65 कह रहा है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज, यानी कि अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालते हैं जब भी एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स की जो स्टैंडर्ड स्टेट है, यानी कि वो अगर एलिमेंटल फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में, उसी फॉर्म में होने चाहिए, तो एंथैल्पी क्या होगी फॉर्मेशन की, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 66 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इन अ रिएक्शन द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन एज 2.4 कैलोरी पर केल्विन एंड द चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी इज गिवन इज 3.4 किलो कैलोरी। कैलकुलेट द चेंज इन हीट एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो गिब्स फ्री एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब बताओ इसमें से हमें डेल्टा G दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.4। डेल्टा H फाइंड आउट करना है, माइनस T कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अगर 273 के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो 20 ऐड कर दो, कितना हो गया, 293 हो गया। 293 एंट्रोपी चेंज कितना दे रखा है, 2.4 दे रखा है। बस कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 3.4 किलो कैलोरी। यही आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 66 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये कह रहा है रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस इफ गिब्स फ्री एनर्जी इज, यानी कि अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या रखें, अगर रिएक्शन हमारा कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, खुद हो रहा है। ठीक, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0 या इंफिनिटी। अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो वो अगर लेस देन 0 होती है तो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस की अगर बात करेंगे तो ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 होती है।
ये स्पॉन्टेनियस के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। 67 का थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हेन 1 kg ऑफ वाटर एट 373 केल्विन द कन्वर्टेड इनटू स्टीम हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हीट एनर्जी रिक्वायर्ड पूछी जा रही है, यानी कि Q इज इक्वल्स टू M और L। अब देखो L क्या होता है, लेटेंट हीट होती है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अगर हम लेटेंट हीट की बात करें तो वो 2260 होती है फॉर वाटर के लिए। यहाँ पर अप्लाई कर दो, M आपको दे रखा है 1 kg इंटू 2260। ये लेटेंट हीट है किसकी, वाटर की। कब, वेपराइजेशन वाले। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर, Q इज इक्वल्स टू 2260 किलो जूल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, XY2 एक कंपाउंड है जो डिसोसिएट होता है किसमें, XY में और Y में। अब ये कह रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mmHg, यानी कि इस रिएक्शन को हम लिखते हैं पहले, ठीक है, ये रिएक्शन लिखी गई। अब ये कह रहा है इसका इनिशियल प्रेशर जो है वो क्या है, 600 mmHg है। तो यहां पर अभी स्टार्ट नहीं होगा, यहां पर P और P ही रहा होगा मान लो। नेक्स्ट कह रहा है कि अब ये इक्विलिब्रियम में है जब द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 800 mmHg, यानी कि ओवरऑल प्रेशर जो है वो 800 mmHg है। कह रहा है अज्यूम करना है वॉल्यूम ऑफ सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ Kp इज। Kp की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और हमने सिस्टम कैसा एज्यूम कर रखा है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट है। स्टार्टिंग में तो 0 हुआ, मान लो स्टार्टिंग में 0 है, ठीक, कोई प्रेशर नहीं है। आफ्टर सम टाइम अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमने अभी अभी देखा कितनी हो गई थी, यहाँ पर मान लो P है, ये कितना हो गया 600 माइनस P, ठीक। ओवरऑल कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। ओवरऑल कितना दे रखा है, 800 दे रखा है, यानी कि ये जो है पूरा ये इसकी वैल्यू बोल रहा है कि 800 है। ये कितनी है, 800 है। अब आपको Kp निकालना है, अप्लाई कर दो 200। पहले तो ये आ गया, जो डिफरेंस आएगा इसका अगर आप देखोगे तो 200 आ जाएगा। P जो आएगा वो आपका 200 आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करोगे, Kp फाइंड आउट करने के लिए जो P इंटू P है अभी अभी निकाला, 200 इंटू 200 अपॉन में Kp के बाद आप क्या लिख दोगे, नीचे जो आएगा आपका 400, ठीक, यानी कि 6। ये ओवरऑल वैल्यू पता चल गई ना, P कितनी है। P वैल्यू इस इक्वेशन सॉल्व करोगे 200 आई, 600 में से 200 घटा दो 400 मिल गया ना, तो बस इसी को सॉल्व कर दो, कितना आ गया 1, ठीक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आई वो कितनी आ गई, पूरी की पूरी ये हो गया आपका। अगर इसे देखो सॉल्व करें यहाँ पर एक नए पेज में, क्या हो गया, Kp इज इक्वल्स टू 200 इंटू 200 अपॉन 400, ठीक। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल हो गए, ठीक। और यहां पर क्या बच गया आपका, 1 बच गया, ये 2, ठीक। तो 200/2 यानी कि सीधे सीधे आपको पता चल रहा है 100 आ गया। आंसर क्या आ गया, 100, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एन एसिड हैव pH इक्वल टू 5.3, व्हाट इज द H+ कॉन्सेंट्रेशन फॉर दिस एसिड। H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको pH वैल्यू दे रखी है, क्या करोगे, एंटी लॉग ले लो H+, एंटी लॉग ऑफ क्या, pH का एंटी लॉग ले लो, वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 5.3 दे रखी है। तो 5.3 एंटी लॉग करोगे कितना आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 5.3, ये बन गया 5.3 इंटू 10 टू द पावर -6। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई आप सभी के पास, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -6। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन होगा,
बाकी के ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखा है जिसमें अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये पूछ रहा है कि Kc की यूनिट बताओ क्या होगी। सबसे पहले तो Kc का यहाँ पर एक्सप्रेशन देख लो क्या होगा, NH3 का होल ट्वाइस अपॉन N2 और H2 का होल थ्राइस। ठीक, अब यहां पर क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप बात करो यहां पर इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, या इस तरह से लिख लें स्क्वायर, अपॉन N2 के लिए भी सेम मोल पर लीटर, यहां पर भी मोल पर लीटर या लीटर इनवर्स और क्यूब। ये इसे कैंसल आउट कर दो, पूरा का पूरा कर दिया, कितना बचा, इसको ही सॉल्व करो, 1 मान लिया, अपॉन में मोल, ये कितना बचा, एक ये, दो ये, तो यानी कि 2 ये हो गया। लीटर इनवर्स की बात करोगे तो -2 ये हो गया। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल -2 लीटर +2, ये यूनिट आएगी आपके Kc की। मैच कर लो, मैच कर लो, कहाँ पर मिल रहा है ये आंसर आपको, थर्ड ऑप्शन आई थिंक मिल रहा है, हाँ थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया किस तरह से हमने Kc की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर का क्वेश्चन, इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, विच वन ऑफ द सॉल्यूशन विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच की बात हो रही है, यानी कि 7 से ज्यादा। ठीक, हाईएस्ट पीएच अगर हम देखें कौन रिकॉर्ड करेगा, तो अगर BaCl2 की बात करो, यहाँ पर जो पीएच होगी वो उसकी ग्रेटर देन 7 होगी, लेस देन अगर 7 की बात करें। अगर हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, पीएच 7 से कम होगी। CaCl2 की बात करो और स्ट्रोंशियम क्लोराइड की बात करो तो इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू 7 हो जाएगी, ये इक्वल टू 7 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट विच सॉल्यूशन विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच। तो हाईएस्ट पीएच कौन रिकॉर्ड कर रहा है भाई, देखो 7 से ज्यादा है BaCl2 यानी कि फर्स्ट, बाकी के ऑप्शन गलत होते। नेक्स्ट 73 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पीएच ऑफ 0.1 मोलर वीक एसिड, यहाँ पर दे रखा है विल बी, क्या होगा इसका पीएच। के की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है 4.9 इंटू 10⁻⁻8, ये वैल्यू आपको दे रखी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, H+ के लिए अगर देखोगे तो रूट अंडर रूट क्या होता है, K इंटू सी, के की वैल्यू क्या दे रखी है 4.9 इंटू 10⁻⁻8, सी आपको क्या दे रखा है 0.1 दे रखा है, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे, अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कुछ बन रहा होगा, ये पीएच के फॉर्मूले में लिखो, अगर ये सबसे पहले तो बनेगा 7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक 7 इंटू 10⁻⁻5 ये आपको मिल गया। अब पीएच के फॉर्मूले में अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल यहाँ पर क्या बताना है, पीएच ही तो बतानी है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 माइनस लॉग 7, इसी को कन्वर्ट करो 5 माइनस लॉग 7, ये कन्वर्ट हुआ ना 5 माइनस लॉग 7, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये तो 5 हो गया, लॉग 7 की वैल्यू क्या हो गई, ये 5 हो गया, ये लॉग है, लॉग 7 की वैल्यू आपकी होती है समथिंग 0.85, ठीक 0.85 समथिंग, माइनस कर दो, माइनस करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी 4.15 समथिंग, ठीक 4.15, यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 74 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर CrO5 दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। अच्छा, ऑक्सीजन का जनरली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है, पर जहां पर पेरोक्साइड लिंकेज होती है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, -1 हो जाता है। क्या हो जाता है, -1। अब पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्रोमियम से 5 O इस तरह से जुड़े हैं, ठीक है, और एक O डबली बॉन्डेड है, यहां तो -2 होगा, पर यहां और यहां -1 होगा, ठीक है, क्लियर।
तो ये जो लिंकेज है परऑक्साइड लिंकेज है। क्या है? परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। अब कितने ऐसे एटम्स हैं? 1 2 3 और 4 एटम ऐसे हैं जिन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। क्लियर? समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNC। HNC में जो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लिया। यहाँ पर इसके हिसाब से देखोगे 0 0 हो गया। पहले तो इसके लिए -1 फर्स्ट अगर निकालना चाहोगे, ठीक। उसके बाद -2 हो जाएगा आपका, -1 यहाँ पर +2 हो गया, यहाँ +1 हो गया, ठीक। एक और क्या हो सकता है? -2 भी हो सकता है। तो ये -2 कितने हो गए ओवरऑल? अगर आप देखना चाहो तो कितने मिलेंगे आपको? इनको जोड़ दोगे तो ये मिलेगा समथिंग -3 मिलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNC इज -3। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज H2S एंड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड में नंबर ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सल्फर का पूछ रहा है। क्या होगा? H2S की अगर बात करोगे तो यहाँ -2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ 0 हो गया। तो यानी कि -2 का चेंज हो रहा है, 2 का, और 4 का चेंज हो रहा है। तो 2,4 यहाँ पर चेंज हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट दैट इट इज। ये कह रहा है कि मान लो कोई भी हमारा एटम है, ये इसके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, कुछ भी मान लिया 1 मान लिया 2 मान लिया 3 मान लिया, कुछ भी। ये कह रहा है अगर पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर तो वो एलिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है? एलिमेंट्री फॉर्म, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म या जीरो। अब देखो एलिमेंट्री फॉर्म वो तो है जो हमारे फ्री होते हैं, जैसे एसिड का 0 हो गया, H2 का 0 हो गया, ये सब क्या हो गए, जैसे हाइड्रोजन है, ये सब की क्या हो गए? 0 एलिमेंट्री फॉर्म में जब वो होते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? अब देखो इसकी एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है? ऑयल और रिग, ऑयल एंड रिग, ये किसके कांटेक्ट के लिए होती है? इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स के लिए होती है। ठीक, ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इन लॉस। ठीक है, इन व्हाट टर्म्स? अब देखो ऑक्सीडेशन इन लॉस। अब लॉस किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ठीक, जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या हुआ? फिर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ। ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, अगर हम रिग की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन इन गेन, रिडक्शन इन गेन। गेन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। यहीं पर अगर निगेटिव साइन होता तो वो रिडक्शन होता। समझ आया? तो ये ट्रिक नोट डाउन कर लो, काम आ जाएगी आगे के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? राइट, जल्दी से बताओ फिर। ये जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 78 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है और बोला जा रहा है ये कौन से टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। आपके एनसीईआरटी में 4 टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शन और डीकॉम्पोजिशन बता ही चुके हैं। और रेडॉक्स में तो आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही आती है। अच्छा, डीकॉम्पोजिशन में भी टाइप होता है, थर्मल डीकॉम्पोजिशन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी टाइप होता है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो याद रखना। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक हमारे पास कंपाउंड है जो कि क्या हो रहा है, इसको हीट दी जा रही है और क्या कर रहा है, ये डिकम्पोज हो जा रहा है। किसमें? लेड ऑक्साइड में। ठीक, ऑक्सीजन निकल रही है
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल रही है। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, डीकॉम्पोजिशन हुआ। इस पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड रिएक्टेंट दे रखा है इसका डीकॉम्पोजिशन हुआ, यानी कि थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए जल्दी से। 79 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर इज। मोलैलिटी पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है, मोलैलिटी यहाँ पर पूछी जा रही। कैसे निकालोगे मोलैलिटी भाई, मोलैलिटी के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट इन केजी। आप देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो मोल्स निकालो। यहाँ पर मोल्स कैसे निकलेंगे, W/m कर देना है आपको। W/m करने के लिए क्या करोगे, W आपको दे रखा है 18.25, ठीक। और HCl की बात हो रही है तो HCl के लिए m आप निकाल सकते हो, ये होता है 35.5 और यहाँ पर 1 कर दो तो कुछ 36.5 आ रहा होगा, ठीक, 36.5। अब इसे आप देखो यहाँ पर डायरेक्टली 0.1 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, 18 2 जा 36, ठीक, तो 2 है 1/2 यानी कि 0.5। m पता चल गया, n पता चल गया, मोल्स फॉर्मूला रख लो, n इंटू 1000 अपॉन W, सेम वही चीज रख ली। n क्या दे रखा है, 0.5 दे रखा है इंटू 1000 डिवाइड में 18 पॉइंट, यहाँ पर 500 दे रखा है ना। W क्या है, सॉल्वेंट का वेट 500, ठीक। अब क्या करना है, सॉल्व कर लो फटाफट से। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 1 मोलैलिटी, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, आप देखो 1 के 2 ऑप्शन है। एक जो कैपिटल M होता है वो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, मोलैरिटी को। जो स्मॉल m होता है वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। धोखे से सेकंड ऑप्शन ना लगा देना, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में कैपिटल M है जो कि मोलैरिटी बताएगा, फोर्थ ऑप्शन में स्मॉल m है जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है लेसेग्ने टेस्ट इज यूज्ड फॉर। लेसेग्ने टेस्ट जो होता है उसका यूज हम करते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन डिडक्शन, सल्फर डिडक्शन और हेलोजन डिडक्शन में, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शंस अगर देखोगे तो कौन सा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर डिडक्शन, ऑल ऑफ दीज, यानी कि चारों यहाँ पर ऑप्शन सही है। फास्फोरस भी होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। क्लियर। चलो तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.466 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबशन, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंबशन कराया गया और हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, 0.4655 ग्राम। ये कह रहा है कि इफ द मास ऑफ द कंपाउंड इज टेकन वाज 0.211 ग्राम, किसका, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास हमें गिवन है, कितना है, 0.2115 ग्राम है। ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ सी बताओ क्या होगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो परसेंटेज ऑफ सी के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, मास ऑफ कार्बन, ठीक है। मास ऑफ कार्बन आपको पता है कितना है, या डायरेक्टली यहाँ लिख दो, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है, इनटू, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का मास आपको पता है, वेट अगर लिखोगे, वेट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने लिया था, इनटू 100 कर दो तो आपको परसेंटेज यहाँ पर पता चल जाएगी। वैल्यू रखो, मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, ठीक, अपॉन 44 कर दिया, इनटू वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, दे रखा है 0.4655 अपॉन, अब अगर हम वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें कितना है 0.2115 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू
60 समथिंग, आपको 58 समथिंग मिल रही होगी, 58.41। ठीक, इसको हम ऑप्शंस के मुताबिक अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली हम 60.03% मान सकते हैं। तो यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। विच इज नॉट यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट इन एब्जॉर्प्शन। कह रहा है क्रोमेटोग्राफी में किसका यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इम्प्योर सैंपल ऑफ नेप्थलीन कैन बी प्योरिफाइड बाय। नेप्थलीन को हम किस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन के प्रोसेस से हम नेप्थलीन को यहाँ पर प्योरीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अब 84 नंबर का क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज देयर इन द कंपाउंड। एक एक, अब देखो इसका एक्सपेंड, अगर हम इसको एक्सपेंड करें, CH3, ये क्या है CH, डबल बॉन्ड, फिर से CH, देन C, ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, इस तरह से, क्लियर। अब देखो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, 1 2 3 सेम sp2, यहां पर 1 2 sp, यही हो गया सीक्वेंस, देख लो sp3 sp2 sp3 sp2 sp2 sp, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला। देखो यहां से हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें, 1 2 देन 3, 3 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल कहां पर है, ट्राई मिथाइल तो है ही नहीं, तो यहां पर गलत हो गया क्योंकि नंबरिंग ये है। अब क्या कह रहा है, थर्ड यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, 1 इन होगा, 1 पर इन है, 1 पर इन, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 86 IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, सेम कंपाउंड है, वहां पर आप देखोगे तो पूरा स्ट्रक्चर एक्सपैंड कर दिया गया था, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो सेम आंसर हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। अगर देखो 2 पर आपका कौन सा ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी है, ठीक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अगर सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर क्या लग जाएगा, साइक्लो, ये आपका अल्कोहल ग्रुप है ना, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, गलत, साइक्लोहेक्सेन 3 ऑल, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, 3 पर तो है नहीं, ये आ जाएगा 2 साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या आ जाएगा 2 साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी कि 87 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट जेड। यहाँ पर मिथेन की रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन और आप देखोगे फ्री रेडिकल है, तो जाहिर सी बात है एक H हटेगा और एक क्लोरीन आएगा, तो यहाँ पर CH4 में एक क्लोरीन जुड़ गया और एक H हट गया, तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया, तो आपको X तो पता चल गया। सेकेंड रिएक्शन इसकी फिर से वुड्स रिएक्शन कराई जा रही है ड्राई एथर के प्रेजेंस में, तो वुड्स क्या देगा, एल्केन देगा, तो C2H6 बन जाएगा। देन C2H6 फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो फिर वही काम होगा, एक H हटा, C2H5 और Cl आ गया यहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शन में अगर देखो Z पूछा जा रहा है, फाइनल कंपाउंड इज C2H5Cl, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेन कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ LPG, यानी कि LPG गैस जो होती है उसमें कौन कौन से हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आइसोब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स बोथ एल्केन एंड एल्कीन, तो आंसर इसका
क्या होगा, कोल्बे वुड्स क्लीमेंसन रिडक्शन या ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस नहीं होगा, क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन करते हैं और हमें एल्केन्स मिलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। वुड्स रिएक्शन से हमें एल्कीन एल्काइन मिलते तो हैं बट सिमेट्रिकल और हायर लेवल ऑफ एल्केन एल्कीन। और सबसे बड़ी बात, इवन नंबर होता है उसमें, जो कार्बन एटम का नंबर होता है वो इवन होता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें सारे टाइप के एल्केन एल्कीन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बचा कौन, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है। अब देखो कैसे, यहाँ पर CH3COONA रिएक्ट करता है, ठीक। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाती है और क्या बन जाता है, आप देखोगे तो एल्केन बन जाता है, एल्केन बन जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई। सेम अगर हमें एल्कीन देखना है, अगर हमें एल्कीन देखना है तो क्या करेंगे, CH2COONA, CH2COONA इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एल्केन भी मिल गया, एल्कीन भी मिल गया। समझ में आया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन कौन सा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, बाकी के ऑप्शन गलत होते हैं। क्लियर। तो यानी कि जो आपके 45 क्वेश्चन का जो पेपर डिस्कशन था केमिस्ट्री का, यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। जो भी आपके कंसेप्ट रह गए होंगे वो आप इस डिस्कशन के थ्रू उनको क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।